ज्यांचे विचार ऐकण्यासाठी आपण उत्सुक आहोत ते म्हणजे आजचे प्रमुख पाहुणे श्री दत्तात्रयजी होसबाळे सर यांना मी विनंती करते की त्यांनी मार्गदर्शनपर 2 शब्द व्यक्त करावेत. आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी इसके भी माननीय अध्यक्ष निवृत्त एयर मार्शल श्री भूषण गोखले जी, उपाध्यक्षों के यहाँ सभी मालिका ही हैं, श्री प्रदीप नायक जी, आनंदिताई पाटिल जी, बाबा साहेब सिंधे जी और विभिन्न स्थान पर पद पर रहकर इस संस्था के संचालन में महती भूमिका निभा रहे हैं श्री सुधीर गाड़े जी, संतोष देशपांडे जी जो डायरेक्टर है इस संस्था के, सभागार में उपस्थित सभी सज्जन बंधु, माता भगिनी और युवा साथियों, सर्वप्रथम मैं महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी के इस नवीन उपक्रम पर मनपूर्वक हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूं. जैसे हम सब जानते हैं, यहाँ उल्लेख भी हुआ, भारत के विमोचन के लिए अपने सर्वस्व समर्पण करने वाले, न्योछावर करने वाले आद्य क्रांतिकारी वास्तु बलवंत फडके द्वारा प्रारंभित 163 वर्ष जिस संस्था के हो गए, ऐसे शिक्षण प्रसार और उसके विस्तार, इस क्षेत्र में एक अद्भुत सेवा किए, अपने योगदान दिए इस संस्था ने प्रबंधन शास्त्र में, व्यवस्थापन शास्त्र के शिक्षण के लिए जो गत 2-3 वर्ष से चल ही रहा है इस परिसर में, उसके लिए एक नवीन भवन का निर्माण करते हुए उसका आज लोकार्पण करवाने के इस कार्यक्रम में मुझे सहभागी होने का एक स्वर्णिम अवसर आपने प्रदान किया, इसलिए मैं हृदय से आपके प्रति आभारी हूं. मैं विशेष रूप से अध्यक्ष समेत सभी संचालन मंडल और जिनके अभी सत्कार किए, ऐसे इस भवन के निर्माण में जिन जिन लोगों के योगदान रहा, उन सबका विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि अभी मैं थोड़े समय में 1-2 फ्लोर ही भवन का मैंने देखा और थोड़ा सा पर्दे पर चित्र भी देखा. इतने अद्भुत एक इमारत का निर्माण करते हुए उसमें सहस्रबुद्धे जी स्वयं आर्किटेक्ट हैं और इनके योगदान तो है ही, इनकी भूमिका तो है ही. सभी लोगों ने मिलके टीम वर्क में एक रिकॉर्ड टाइम में कोविड के इस चुनौतीपूर्ण काल में पुणे के शैक्षणिक मानचित्र पर और एक उच्च शिक्षा के भवन का निर्माण करते हुए आपने समाज के प्रति अपने प्रतिबद्धता को, अपने संकल्प को पुनः एक बार सिद्ध कर दिया, इसलिए मैं विशेष रूप से आपका अभिनंदन करता हूं. मित्रों, मैं
शिक्षा क्षेत्र के संस्थाओं में जाना, उसको देखना, यह मैं करते रहा हूँ। जैसे मेरे परिचय में बताया, मैं विद्यार्थी परिषद में 3 दशकों से जुड़ा रहा, 3 दशकों के अधिक समय तक मैं जुड़ा रहा। देश के अंदर, देश के बाहर कहीं भी मैं प्रवास में गया हूँ तो वहाँ एक विद्यालय, एक विश्वविद्यालय, किसी भी शैक्षणिक परिसर, यह देखना, इसके लिए थोड़ा समय निकालना, यह मैं अक्सर करता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ जाने से मन को आनंद मिलता है और कैसे उस परिसर में समाज की नई पीढ़ी तैयार होती है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रतिभा से, कर्तृत्व से, सामर्थ्य से नेतृत्व देने वाले नई पीढ़ी के युवक युवती उन परिसरों से बाहर जब निकलते हैं, वह एक अमोघ अद्भुत आनंद का विषय है, जिसका मैं अनुभव करना हमेशा चाहता हूं। इसलिए मैं शैक्षणिक परिसर में अक्सर मैं जाता रहता हूं। पुणे के बारे में आप लोगों को मैं क्या कहूं? पुणे के लोगों के सामने बोलने के लिए थोड़ा सा हिम्मत भी चाहिए। पुणे बुद्धिमानों की शहर है और भारत के, मैं कहूं तो एशिया के शैक्षणिक मानचित्र पर पुणे के स्थान बहुत ही अहम है। ऐसे एक स्थान है, एक एजुकेशनल हब है। पुणे हैज बिकम ए यूनिक एजुकेशनल डेस्टिनेशन। तो इसलिए देश के विभिन्न राज्यों से, सुदूर उत्तर पूर्वांचल के राज्यों से भी यहाँ बड़ी संख्या में अध्ययन के लिए विद्यार्थी आते हैं। पुणे के शैक्षिक परिसरों में न केवल अपने डिग्री पाते हैं, ज्ञान पाते हैं, पुणे की एक सांस्कृतिक जो यहाँ का वायुमंडल है, संगीत के, नृत्य के, कला के, स्वतंत्र आंदोलन के, जो इतिहास के, परंपरा के वह स्मरण है, याद है, उन यादों को, यहाँ के सामाजिक कार्य में जिन लोगों ने अपने अद्भुत योगदान दिया, उन लोगों के जो पसीने से ये मिट्टी सिंचित हुई है, तो यहां रहकर बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम, एमबीए कुछ डिग्री इतने ही पाते हैं, ऐसे नहीं है। पुणे यहाँ के विद्यार्थियों को उनके सांस्कृतिक आयाम, उनके व्यक्तित्व के एक सांस्कृतिक आयाम, उसको भी समृद्ध करते हैं। इसलिए पुणे पुण्य पट्टन है। भारत में शिक्षण की जो परंपरा है अत्यंत प्राचीन है, हम सब जानते हैं। भारत विश्व के ज्ञान देवकुल देवालय रहा है। विश्व भर से लोग यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के लिए न केवल ऋषियों के गुरुकुलों तक आए, ऐसे नहीं है, वो तो उस समय में आए ही थे, ऐसे इतिहास कहता है। थोड़ा बाद में जो विश्वविद्यालय बने, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला वगैरह वगैरह, उन सारे विश्वविद्यालयों में विश्व भर के हजारों विद्यार्थी आए थे। यहाँ के शिक्षण के संदर्भ में महात्मा गांधी जी ने गोलमेज परिषद में ब्यूटीफुल ट्री इस प्रकार के उल्लेख किया। उसके आधार पर श्रेष्ठ विद्वान श्री धर्मपाल जी ने भारत के शैक्षिक परंपरा, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, अंग्रेज यहाँ राज्य करने से पूर्व तक इस देश में
शिक्षा की कितनी व्याप्ति थी, उसमें कितनी विविधताएं थी। समाज के सभी वर्गों के लोग वहां शिक्षा प्राप्त भी करते थे, शिक्षक अध्यापक प्राध्यापक भी बने हुए थे। जो गलतफहमी कई बार विकृत इतिहास को विकृत बनाकर परोसने के जो कुतंत्र चलता है, उसका उत्तर उसमें मिलता है धर्मपाल जी के पुस्तक में। विकृति यह है कि भारत ने कुछ ही लोगों के लिए, समाज के कुछ ही वर्ग वर्णों के लोगों के लिए शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार था, बाकी लोग वंचित हो गए थे। यह संघर्ष के काल में विदेशी लोग यहाँ आक्रमण करने के बाद समाज में स्थिति थोड़े ऐसी हुई, लेकिन ऐसे नहीं था अपने देश में। इसलिए मैंने कहा अंग्रेज आने तक भी जो स्थिति थी, इसके संदर्भ में धर्मपाल जी ने कहा है। बंगाल के जो प्रेसिडेंसी, कोलकाता प्रेसिडेंसी बाद में बना, उस बंगाल में 5 लाख विद्यालय थे। मद्रास प्रेसिडेंसी जो बनी, मद्रास प्रांत जो था, उसमें 3 लाख विद्यालय थे। समाज के हर वर्ग के विद्यार्थी थे, हर वर्ग के शिक्षक प्राध्यापक थे। इसलिए भारत के बारे में एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मना सम संसरितं चिक्केरं पृथिव्या सर्वमानवा, ये जो कहा है, विश्व के सभी लोग यहाँ आकर ज्ञान भी प्राप्त करें, अपने चरित्र प्राप्त करें, अपने शील को अच्छा बनाकर जाए। यह परंपरा भारत में रही है। बीच के कालखंड में जो भी हो गया हो गया। अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन होने के एक स्वर्णिम पड़ाव पर भारत के 150 करोड़ लोग आज खड़े हैं। यहाँ के शिक्षण के परिसरों से निकलने वाले विद्यार्थी केवल अपने नौकरी, उनके करियर, केवल इतने सोचने वाले नहीं बनेंगे, ऐसे विश्वास है, नहीं बनना चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है। क्योंकि भारत में शिक्षित व्यक्ति केवल समाज से लेता है ऐसे नहीं है, समाज के लिए, मानवता के लिए देता है। यही हमारी परंपरा रही है। इसलिए देने वाले बने, केवल भारत के लिए नहीं, विश्व की मानवता के लिए। कई वर्ष पूर्व मैं तमिलनाडु में जब प्रवास कर रहा था, उस समय वहां के एक डीजीपी जो आईपीएस किए थे, वहां के तमिलनाडु के डीजीपी थे, उन्होंने कहा था, लगभग 20-25 साल पहले की बात है, उन्होंने कहा था भारत से शिक्षित लोग, टीचर्स शुड बी एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये उन्होंने कहा था। आईटी करके लोग दुनिया भर में जा रहे हैं। मैं बेंगलुरु का रहने वाला हूं और यहां पुणे के लोग हैं, तो आईटी से तो हम सब वाकिफ हैं। आईटी करके जाना ठीक है, जाएं, लेकिन दुनिया में, एशियन देशों में, अफ्रीकन देशों में अच्छे शिक्षक बनकर जाना, यह भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। अध्यापक, शिक्षक, प्राध्यापक जो बनेंगे, वहां जो सिलेबस पढ़ाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन जीवन की कला, संस्कृति के आदर्श, मानवता के महोन्नत आदर्शों को विद्यार्थियों को पढ़ाकर, सिखाकर, दिखाकर उन समाजों को भी कृण्वंतो विश्वमार्यम करने की जो विश्व गुरु की भूमिका भारत को है, वो कौन निभाएगा? वो यहाँ से भारत के से निकलने वाले, यहाँ के विश्वविद्यालय परिसरों से निकलने वाले नई पीढ़ी के ऊपर यह जिम्मेवारी है, यह दायित्व है। इसलिए मैं मानता हूँ महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी के तहत आने वाले प्रत्येक शिक्षण संस्था, प्रत्येक विद्यालय, महाविद्यालय इस प्रकार के एक महान उद्देश्य को लेकर ही चले। इसलिए यहाँ कार्य करने वाले लोगों के लिए यह नौकरी है या केवल प्रतिष्ठा के विषय नहीं है। हाँ भाई, संस्था की कुर्सी है, बैठ जाओ। एक शिक्षा क्षेत्र के, शिक्षण क्षेत्र के सेवा करते हुए
यह एक राष्ट्र धर्म निभाने के लिए यहाँ के संचालन मंडल, यहाँ के प्राध्यापक इतने वर्षों से, दशकों से जो लगे हुए हैं वही कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए इसकी प्रगति भी हो रही है। इसलिए इनके ऊपर विश्वास रखकर भरपूर जो लोगों ने यहाँ दान भी दिए, ऐसे एक भव्य इमारत भी तैयार हो गया। समाज के विश्वास प्राप्त करने से समाज कभी भी आपको धोखा नहीं देता। यदि हम प्रामाणिक हैं, यदि हम परिश्रमी हैं, यदि हम एक उदात्त विषय को लेकर उसके लिए चलने वाले हैं, समाज का सहयोग सदैव मिलता रहेगा। हमारे समाज उस दृष्टि से गरीब नहीं है, अपने समाज देखता है, अच्छा काम करने वाले के पीछे खड़ा रहता है। यही अनुभव अच्छे शिक्षण संस्था चलाने वाले लोगों को हमेशा मिलता रहा है। ये मैनेजमेंट की और करियर कोर्स की शिक्षण संस्था है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में मैनेजमेंट के जो शिक्षण है ये अधिक महत्व ले रहा है। तो विद्यार्थियों के चॉइसेस के जो प्रायोरिटी के लिस्ट है उसमें मैनेजमेंट अभी ऊपर के स्थान प्राप्त कर लिया है पिछले कुछ वर्षों में। अच्छी बात है। प्रबंधन शास्त्र आज जीवन के हर क्षेत्र के लिए आवश्यक है। वैसे देखा है तो भारत के लोग प्रबंधन शास्त्र तो अपने घर घर में सीखे थे। हमारे देश के सामान्य घर के गृहिणी इज द बेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट। Simultaneously, how many works she manages? तो इसलिए किसी एक मैगजीन में एक बार आया था, कोई एक पोस्ट था, उसके लिए एक 2 बच्चों की माँ बीच में उनको घर गृहस्थी बच्चों को पालन करने के लिए करियर से बाहर हो गई थी। फिर से उनको लगा मुझे वो करनी चाहिए, तो इसलिए उन्होंने एप्लीकेशन डाला। पहले तो पूछा क्या है, मैं गृहिणी रही, 2 बच्चे की माँ, तो उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। तो दूसरे थोड़ा दिन में और एक आया तो उन्होंने अप्लाई किया। तो क्या क्या है, तो उन्होंने बताया मैं क्या क्या एक्सपर्ट हूँ। उन्होंने मैनेजमेंट की भाषा में लिखा, हाउ आई मैनेज दिस थिंग दिस थिंग दिस थिंग। ऐसे घर में मुझे कहने की जरूरत है, हम सब जानते हैं, यहाँ गृहस्थी लोग बैठे हैं, आप लोग जानते हैं कैसे घर के माता, घर के गृहिणी 2500 चीज़ों को साइमल्टेनियसली कैसे मैनेज करती है। तो इसलिए मैनेजमेंट रक्त से भी आता है, लेकिन एक मैनेजमेंट को शिक्षण के एक चौकट में, एक शिस्त में, एक अनुशासन में, डिसिप्लिन में सीखना और दुनिया को भी देना। मैनेजमेंट के संदर्भ में तो अभी कहते हैं कि मैं देख रहा था लगभग वार्षिक 3.5 लाख मैनेजमेंट ग्रेजुएट मैनेजमेंट के लोग निकलते हैं GMEs, बट अनफॉर्चुनेटली 15% के करीब उसमें एम्प्लॉयबल है। दिस इज द स्टैटिस्टिक्स विच इज शॉकिंग। ऐसे क्यों है? तो इसलिए मैनेजमेंट शिक्षण के गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जो जो बातें हैं, उन बातों के संदर्भ में अधिक ध्यान देना पड़ेगा। लगभग 45 to 50% इन ग्रेजुएट्स में, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स में गर्ल्स है, युवतियां हैं, लड़कियां हैं। अच्छी बात है। हर क्षेत्र में हमारे देश की बालिकाएं आगे बढ़ रही हैं, इसमें भी बढ़ेंगी, बढ़नी भी चाहिए। लेकिन दुनिया के मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स में भारत की संख्या दूसरे स्थान पर है।
तो इसलिए मैनेजमेंट कोर्स के लोग इन चीजों के बारे में विचार करना ही पड़ेगा। 3,60,000 MBAs have passed out from 4,000 D schools. एम्प्लॉयबिलिटी के प्रश्न क्यों हैं? स्किल गैप्स है, वर्क एक्सपीरियंस में थोड़ा सा डिफिसिट है, जो करिकुलम है थोड़ा फॉसिलाइज्ड है, थोड़ा पुरानी है। इन चीजों को जब हम देखते हैं, क्योंकि दुनिया तीर के गति से चल रही है, जहां मैनेजमेंट लोगों की आवश्यकता है, तो इसलिए इन चीजों को विचार करना पड़ेगा कि भारत के जैसे आईटी के क्षेत्र के लोगों के एक स्थान दुनिया में बना है, उसी प्रकार मैनेजमेंट के लोगों के भी बनने के लिए यहां आवश्यक वायुमंडल भारत के सामाजिक का पृष्ठभूमि के कारण है। इसके उसको हार्नेस करना पड़ेगा। तो इन विषयों को सोचकर यदि हम मैनेजमेंट के एजुकेशन को उस प्रकार रीओरिएंट करने के जो प्रयास कुछ समय से हो ही रहा है, मैं अभी 2-3 IIM के डायरेक्टर से बात कर रहा था, एक के बाद एक, एकत्र नहीं, प्रवास में स्वाभाविक रूप से मिलना हो गया, इसलिए तो उन सब ने कहा ये हमारे विचार में है, लेकिन IIM का एक मॉडल है, बाकी जो मैनेजमेंट के कोर्सेज यूनिवर्सिटीज में चल रहे हैं वो भी विचार करना पड़ेगा। तो इसलिए एक बहुत बड़ी आवश्यकता है इस दृष्टि से, क्योंकि फाइनेंस में, मार्केटिंग में, आईटी में, आई सिक्योरिटी में, ह्यूमन रिसोर्स HR में, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, रियल एस्टेट में, बहुत सारे क्षेत्रों में जैसे चाहिए, रूरल मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट के मैनेजमेंट भी कोर्स शुरू हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र, नए नए क्षेत्र देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये खुलेंगे। इसलिए गुणवत्ता, क्वालिटी विल बी द कीवर्ड। गुणवत्ता पाठ्यक्रम में, गुणवत्ता परिसर में, जो यहाँ इस दृष्टि से बनाया है, गुणवत्ता अपने परिश्रम में, इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो तब दुनिया में हम केवल आईटी के लोग, भारत के, विश्व के कई आईटी कंपनी में ऐसे नहीं है, मैनेजमेंट के लिए भी अपने लोग विद देयर लीडरशिप स्किल्स, with their business principles, with their professional networking, they will be able to achieve this. मैं कह रहा था अपने देश की परंपरा है, हमारे यहाँ जो प्रोमोटर्स है, बड़े कंपनीज है, जापान के जैसे हमारे यहाँ भी फैमिली कंपनीज होने के कारण उसकी सस्टेनेबिलिटी ज्यादा है, ऐसे कहते हैं। एशिया की एक विशेष यह परिस्थिति है। लेकिन ऐसे बिजनेस हाउसेस भी, जो फैमिली बेस्ड बिजनेस हाउस है, वो प्रोफेशनल्स को चाहते हैं जो फैमिली के बाहर रखे हैं। इसलिए प्रमोटर्स एंड प्रोफेशनल्स, इनके कॉम्बिनेशन से अच्छी बातें बनती हैं। और भारत की विविधता इतनी है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ के डॉक्टर्स के बारे में कहा जाता है, मेडिकल डॉक्टर्स के बारे में, भारत के डॉक्टर्स को इतने विविधता के लोगों को देखना पड़ता है, ट्रीट करना पड़ता है। इसलिए यहाँ के एक डॉक्टर को एक महीने में मिलने वाले, एक साल में मिलने वाले अनुभव दुनिया के तथाकथित डेवलप्ड कंट्रीज के लोगों को नहीं मिलता। इसलिए भारत के डॉक्टर्स के लिए ऐसे प्रकार के पेशेंट्स मिल जाते हैं। ऐसे भारत के मैनेजमेंट के लोगों के लिए भी इतने प्रकार की यहां विविधता है, प्रेशर्स है, चैलेंजेस है, गवर्नेंस के कई प्रकार के इंपेडिमेंट्स हैं। इन सबके बीच अपने मैनेजमेंट के स्किल से, वैल्यू बेस्ड प्रोफेशनल स्किल्स, इसके कारण एक अद्भुत नए लोक का निर्माण हम कर सकते हैं। तो इसलिए इस क्षेत्र में पदार्पण किए हुए MES एक विशेष योगदान आप करेंगे ही, ऐसे मैं मानता हूं। भारत के मैनेजमेंट के बारे में दासबोध में मैनेजमेंट है, प्रोफेसर तांबेकर जी ने पुस्तक लिखी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन दासबोध। भगवत गीता के अंदर मैनेजमेंट कैसे है उन्होंने लिखा। अपने महाभारत के और रामायण के काव्य में मैनेजमेंट कहां कहां है, इसके बारे में पुस्तक आई है, ग्रंथ आए हैं।
चाणक्य के पूरे विषय को लेकर चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शुरू हुए। ऐसे कई प्रकार के भारत के यहाँ के सांस्कृतिक परंपरा में, काव्य में, यहाँ के इतिहास में, यहाँ के लोगों ने जिस प्रकार की चीजों को खड़ा किया है उसमें मैनेजमेंट। हमारे मुंबई के डब्बा वाले ने 6 सिग्मा प्राप्त कर लिया। हाउ इट इज पॉसिबल? अयोध्या के निधि समर्पण के लिए 45 दिनों में सेकेंड वेव ऑफ कोविड जाने के बाद 14 जनवरी से फरवरी 27 तक 2021 में 12 करोड़ परिवार और 4.5 लाख गांवों में गए। दिस इज द वर्ल्ड हिस्ट्री। जेएनयू के एक डिपार्टमेंट और जापान की एक यूनिवर्सिटी मिलकर ये कैसे हुआ, ये अध्ययन कर रहे हैं केस स्टडी के नाते। 45 दिन में पब्लिक का फंडिंग 3,600 crore rupees from 12 crore families। कैसे होता है? एंड विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। ये अभी इसका स्टडी कर रहे हैं। इसलिए भारत की एक विशेषता है, इसलिए यहां के मैनेजमेंट के विद्यार्थियों के लिए अद्भुत अवसर है दुनिया को नई चीजें देने की। महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी के लोग शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़े कार्य कर रहे हैं। मैंने कहा अभिनंदन आपको। शिक्षा क्षेत्र कितने महत्व के हैं इसे कई बार सोचते तो मैं कहता हूँ। अमेरिका के 2 बार अध्यक्ष रहे थॉमस जेफरसन, अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले के डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन सिविल लॉस के बारे में उन्होंने जो बनाया, थॉमस जेफरसन ने बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उसका योगदान था। 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और उन्होंने कॉलेज शुरू किया, विश्वविद्यालय शुरू किया, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया। 2 बार राष्ट्रपति बनने के बाद, रिटायर होने के बाद, वो अपने गांव में जाकर रहना शुरू किए। तो उनसे किसी ने पूछा, मिस्टर जेफरसन, हाउ डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड बाय द फ्यूचर जनरेशंस? तो थॉमस जेफरसन ने कहा, मुझे एक शैक्षणिक संस्था के संस्थापक हूं, ऐसे लोग याद रखें। उन्होंने नहीं कहा मैं राष्ट्रपति हूं। इतना ही नहीं, थॉमस जेफरसन ने अपने समाधि पर क्या लिखना चाहिए उन्होंने लिख के रखा। मेरे समाधि पर यही लिखना चाहिए, Here was buried Thomas Jefferson, the author of Declaration of Freedom of America and the father of the University of Virginia। उन्होंने दिया यही करना है, and nothing more to be added। ये कहा वहां लिखा है, राष्ट्रपति नाम लिखा नहीं है। 2 बार राष्ट्रपति रहे हुए व्यक्ति शिक्षा संस्थान के बारे में कितना एक महत्व दिया था, ये शिक्षा के बारे में विश्व में क्या मान्यता है हम समझ सकते हैं। महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी के सभी मूर्धन्य लोगों को, यहाँ कार्य कर रहे हैं प्राध्यापक मंडली को, यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थियों को, यहाँ के पूर्व विद्यार्थियों को, सभी को नमस्कार प्रणाम। इस संस्था के जुड़े हुए का गौरव और गर्व आप सबको हमेशा रहे। इतना ही मेरे मन के कामना को व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।